हमारे मसीहा कहें, भगवान कहें, क्या कहें, हमारे सब कुछ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, तथागत गौतम बुद्ध को, समाज में पैदा हुए तमाम महान पुरुषों को नमन करते हुए आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। ये बच्चे 10वीं और 12वीं के हैं आज जो आए हैं ज़्यादातर, और मैं 12वीं तक के स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, तो मुझे पता है तुम कैसे बोलोगे, ठीक है। तो अभी एक बार जोर से बोलना पड़ेगा आपको, अभी बोल नहीं रहे थे आप, बोलेंगे ना? बोलो जय भीम। अभी उतनी जोर से बोले नहीं थे जो शोर मचाते हो आप, पीछे वाले बंद हो गए, वो नहीं बोल रहे हैं। बोलिए जय भीम। वेरी गुड। प्यारे बच्चों, आपको लग रहा होगा कि ये अभी एक और भाषण देने आ गया, अभी और कई बैठे, पता नहीं और कौन कौन बोलेगा, है ना? ऐसा हो रहा होगा दिमाग में, होता है। जैसे घंटी बजती है तो वही घंटी बज गई तो सिर में दर्द हो गया तो अगला आएगा, होता है ना? स्कूल की बेल होती है तो एक सेकंड के लिए रिलीफ मिलता है, फिर एक और आगे घुस जाता है अंदर के लिए, भैया मेरी बारी, अब मैं शुरू करता हूँ। तो प्यारे बच्चों और सम्मानित अभिभावकगण, आज जो आप बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम है, ये आपसे मिलना था, आप लोगों से बातें करनी थी। सम्मानित तो हमारे को, पूरे समाज को बाबा साहब ने कर दिया। हम आज जो सम्मान महसूस करते हैं ना, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे घरों में रह के, बस में बैठ के कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी नल से पानी पी लेते हैं, किसी भी दुकान पे चले जाते हैं, सामान मिल जाता है। हमें लगता है कि ये, क्योंकि हम तो पैदा ही उसमें हुए थे, लेकिन ये बेटा ऐसा था नहीं, ऐसा था नहीं। बहुत खराब हालात थे, बहुत खराब। आप बच्चों को मैं थोड़ा बता दूं कि नहीं बता दूं? बता दूं? सुनना चाहेंगे? हालात ऐसे थे कि कुएं से पास आप खड़े हो, कुआं आपके पास है, आप पानी नहीं पी सकते थे, प्यास से मर सकते थे, प्यास से मर सकते थे, लेकिन वहां से लेके पानी नहीं पी सकते थे। हालात ऐसे थे, महिलाओं के तो खासतौर से बहुत ही ज्यादा, कि अगर उसका पति बीमारी से मर गया और किसी वजह से मर गया तो उसको जिंदा उसी के साथ जला देने की मान्यता थी कि जला दो, अब इसका कोई काम नहीं है। घर से बाहर आपको निकलने की महिलाओं को कोई जरूरत, आजादी नहीं थी। पढ़ाई तो पता नहीं कहाँ की बात है। आप में से कितनी बच्चियां, कितनी महिलाएं माता सावित्रीबाई फुले का नाम जानती हैं? हाथ उठाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, तालियां बजाओ अपने लिए, ये बड़ी खुशी की बात है। माता सावित्रीबाई फुले प्रथम महिला शिक्षक थी, और महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने अपनी पत्नी को तैयार किया कि आप महिलाओं की शिक्षा शुरू करो, आप महिलाओं को पढ़ाई के लिए काम करो। महिलाएं कोई भी हो, किसी भी जाति की हो, यहां तक कि राजा की राजकुमारी भी अपने महल में ही रहती थी, बाहर निकलने का उसको भी हक नहीं था, बाहर की दुनिया में उसका कोई साझेदारी नहीं थी। उसको केवल एक टूल समझा जाता था कि वो एक केवल टूल है। उसके लिए ज्योतिबा फुले ने, माता सावित्रीबाई फुले ने जब संघर्ष किया कि हम इनको पढ़ाएंगे, तो जब वो पढ़ाने जाती थी तो इस समाज के ठेकेदार उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, और ये कहते थे कि ये ऐसा काम कर रही है कि ये समाज को खराब कर देगी, बिगाड़ देगी। पत्थर फेंकते थे। एक दिन माता सावित्रीबाई फुले
घर में आई और रोने लगी और महात्मा ज्योतिबा फुले से कहा कि मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा। अब महात्मा ज्योतिबा फुले ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने कहा क्या बात हुई? कहता मैं पढ़ाने जाती हूं और ये मेरे ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं, ये मुझे पत्थर से मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो तो मार रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें सीखी हैं, उन्होंने ऐसी बातें सीख रखी हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, उनकी गलती नहीं है। क्या तुम इस सीख को बदलने की कोशिश नहीं करोगी? या तुम अपने पत्थरों से डर के, अपने कीचड़ से डर के क्या इन महिलाओं को हजारों सालों तक घर में कैद रखोगी? क्या ये ऐसे ही सड़ती रहेंगी महिलाएं? और उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो। और माता सावित्रीबाई फुले में फिर जोश आया, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये इन मूर्ख लोगों के द्वारा किया जाने वाला अपमान है, ये कोई ऐसा अपमान नहीं है कि मैं कुछ गलत काम कर रही हूं, इनकी मूर्खता के कारण ये ऐसा कर रहे हैं, मैं इसको सहन करूंगी और महिलाओं के उत्थान के लिए मैं कार्य करूंगी। ऐसी थी माता सावित्रीबाई फुले। जोरदार तालियां आप बजा सकते हैं। उनके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आ गए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बेटा आपके जैसे माहौल में नहीं पढ़े थे कि आप चाहते हो कि मुझे स्कूल में दाखला दो और आपका सब फार्म भरो, दाखला ले लो, या तो पैसा दे दो या सरकारी है तो फीस जो भी है दे दो और दाखला ले लो। बाबा साहब के जमाने में ऐसे हालात नहीं थे। बाबा साहब के पिताजी, बाबा साहब को जब वो बच्चे थे दाखिल करवाने के लिए पता नहीं कितने स्कूलों में लेके गए, उनको ये कह के मना कर दिया गया कि तुम अछूत जाति के हो, तुम फलां जाति के हो और तुम्हारी जाति के लोगों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम्हारा दाखला नहीं हो सकता। तो मैं आपको जो बता रहा हूं कि ये पढ़ने का हक, अभी वो सुना रहे थे आपको गाने में कि पढ़ने का हक दिलवान में साहिब का हाथ बढ़ा है। ये पढ़ने का हक नहीं था। बहुत घूमने फिरने के बाद बाबा साहब के पिताजी एक स्कूल में गए जो एक कॉन्वेंट स्कूल था, उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे बच्चे का दाखला कर लो, ये पढ़ना चाहता है, ये अच्छा पढ़ेगा, ये होशियार है। उन्होंने भी एक शर्त पर दाखला दिया कि भैया हम तेरे बच्चे को दाखला देंगे तो स्कूल खाली हो जाएगा, ये सारे बच्चे यहाँ से भाग जाएंगे, ये बोलेंगे कि अछूत बच्चे के साथ हम तो नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने एक शर्त लगाई कि ये बच्चा कमरे में उन बच्चों के साथ नहीं बैठेगा, ये कमरे से बाहर बैठेगा, अपनी खिड़की के पास अपनी बोरी लेके आएगा और वहां बैठेगा, वहां से कुछ सुन सकता है तो सुन लेगा, नहीं सुन सकता है तो नहीं, कोई बात नहीं। और ये वहां पे पानी नहीं पिएगा जहां बच्चे पानी पीते हैं। छोटे से अंबेडकर को समझ में नहीं आता था कि सारे लोग पानी पी रहे हैं, मैं क्यों नहीं पी रहा हूं, सारे बच्चे अंदर बैठे, मैं क्यों बाहर बैठा हूं। बाल मन था उनका, और उस बचपन के मन में एक टीस पैदा हो रही थी, एक तूफान भर रहा था, एक तूफान पैदा हो रहा था कि ये हो क्या रहा है, ये बच्चे अंदर बैठे हैं, मैं बाहर बैठा हूं, वो सम्मानित है, मैं अपमानित हूं। और उस दिन से बाबा साहब अगर छोटी सोच रखते, छोटा सा दिमाग रखते, जैसे आजकल बहुत सारे लोग रखते हैं, तो क्या करते, उनको गुस्सा आता, एक पत्थर उठाते और बाबा उसके मास्टर के सिर पर या किसी और के सिर पर मार देते। क्या था, उनका स्कूल से नाम कट जाता, होगी नहीं छुट्टी, हम भी कहीं मरी हुई भैंस उठा रहे होते, कहीं नालियों को साफ कर रहे होते, कहीं गटर साफ कर रहे होते। लेकिन छोटे से अंबेडकर को पता था, छोटे से अंबेडकर को पता था कि रास्ता क्या है, इस तूफान से, इस बीमारी से, इस कलंक से मैं लड़ूंगा कैसे, ये छोटे से अंबेडकर को पता था, बच्चे को पता था। उन्होंने वहां से योजना बनानी शुरू की कि इस अपमान को मैं सहन करूंगा लेकिन मैं पढ़ूंगा, अपमान को सहन करूंगा लेकिन मैं पढ़ूंगा। उस वक्त ऊपर उठने का कोई और तरीका था ही नहीं, ना कोई संगठन बना सकते थे, ना हम मीटिंग कर सकते थे, ना कोई संस्थाएं बना सकते थे, ना कहीं पंचायत में शामिल हो सकते थे, ना एमएलए बन सकते थे, ना सरपंच बन सकते थे। अरे मैं बता रहा हूं, पानी नहीं पी सकते थे, और क्या कर सकते थे हम, हालात इतने खराब थे, निकल नहीं सकते थे। अगर किसी के घर से आगे निकलना होता था तो पैरों में चप्पल अपने हाथ में लेके सिर पे रखनी होती थी। आज भी बहुत सारे उदाहरण ऐसे सामने आते हैं, आपको समझ आता होगा ना।
कि अखबार में आती है कि घोड़ी से उतार दिया, पानी का मटका छूने से हाथ काट दिया, वहां पे ये कर दिया, वहां पे वो कर दिया। वो आजकल आज के जमाने में वो विचार खत्म नहीं हुआ है, वो दबा नहीं है, उसको दफन नहीं किया गया है, वो जिंदा है। लेकिन उसके बीच में अगर कोई खड़ा है जो हमें जलने नहीं देता, जो हमें पानी पीने देता है, जो हमें पढ़वा रहा है, उसके बीच में खड़ा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कुर्बानी। पानी का हक दिलवाने में साहिब का हाथ बड़ा था, और ये मोटर कार चलाने में साहिब का हाथ बड़ा था, और ये अच्छे कपड़े पहनाने में भी साहिब का हाथ बड़ा था, और ये भाषण दिलवाने में भी साहिब का हाथ बड़ा था। और मैं तो कहता हूं कि हमारे सांस और प्राण बचाने में भी साहिब का हाथ बड़ा था, इनका हाथ बड़ा। आपको बच्चों मालूम है, आपको ये हक दिलवाने के लिए बाबा साहब को अपने बच्चे कुर्बान करने पड़े। बाबा साहब को अपने बच्चे कुर्बान करने पड़े। बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे ताकि मैं ऊपर उठ के एक ऐसी जगह पे पहुंच जाऊं जहां से मैं दुनिया को दिखाई दूं और वहां जाके मैं इन लोगों के लिए कुछ कर सकूं। वो उस काम में व्यस्त थे, और बच्चे बीमार हो जाते थे, समय पे दवा दारू नहीं हो पाता था, और बच्चे जो है दम तोड़ देते थे। और बाबा साहब का एक बेटा जब नहीं रहा, बाबा साहब कहीं बाहर थे, बाबा साहब घर में आए, वापस आए, अपने घर में घुसे तो माता रमाबाई को ढूंढने लगे कि कहां गई। माता रमाबाई को जैसे ही पता लगा कि बाबा साहब आ गए हैं, मैं क्या जवाब दूंगी कि मैं आपके बेटे को बचा नहीं पाई, कोने में जाके खड़ी हो गई, पानी का गिलास लेके आई बाबा साहब के लिए, सामने गई तो हाथ कांपने लगे, हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू टपकने लगे, और पानी का गिलास हाथ से छूट गया। और बाबा साहब समझ गए कि बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है। बच्चे को दफन करने के लिए कपड़ा लाने के लिए पैसे नहीं थे। बाबा साहब ने माता रमाबाई की ओर देखा, माता रमाबाई समझ गई, उठ के अंदर गई, अपनी साड़ी में से कपड़ा निकाल के लाई, काट के लेके आई, और वो दिया, इसमें लपेट के बच्चे को दफन कर दो। इन तकलीफों को सहन करके बाबा साहब आज हमें यहां तक लेके आए हैं, इन कुर्बानियां दे के बाबा साहब आज हमें यहां लेके आए हैं। हमें इन कुर्बानियों की कदर करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हमें इन कुर्बानियों की, इन बलिदानों की कदर करनी चाहिए। एक अम्बेडकर ने पढ़ के पूरी दुनिया को हिला दिया, पूरे मनुवाद को हिला दिया, पूरे पाखंड को हिला दिया, और मैं तो कहता हूं नेस्तनाबूद कर दिया उसको। क्या इतने सारे बच्चे पढ़ के, बाबा साहब जैसा सोच के, क्या आप पूरे भारत को, पूरी दुनिया को सुंदर नहीं बना सकते? बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? आप करेंगे ऐसा? हाथ उठा के बताएं, आप करेंगे ऐसा? वेरी गुड, आप ऐसा करें। और आज का जो आपको मकसद था, आपको यहां बाबा साहब के विचारों से मिलवाने का, प्यारे बच्चों, ये सागर संस्था जो है, लक्ष्मण जी बता देना, ये सागर और एसपीएस संस्था इसी काम में लगी है कि हम समाज के बीच में बाबा साहब के विचारों को बच्चे बच्चे तक, घर घर तक, महिला महिला तक पहुंचाएं, ताकि बच्चे उसको जान पाएं और बाबा साहब के रास्ते पे चल के हम अपने लिए सम्मानजनक दुनिया बना पाएं, सम्मानजनक जहान में अपनी जगह बना पाएं। केवल बाबा साहब के रास्ते पे चल के हो सकता है, और किसी तरीके से नहीं हो सकता। एक शब्द से मैं आपको थोड़ा सा रूबरू जरूर करवाऊंगा, चाहे आप बोर हो रहे हो चाहे नहीं हो रहे हैं। क्या बोर नहीं हो रहे हैं? वेरी गुड। प्यारे बच्चों, एक शब्द मैं बोल रहा हूं, मान्यता। मान्यता आप समझ रहे होंगे, उसको कई बार गांव में मानता भी बोलते हैं। मानता, हमारी मानता है। वहां क्यों जा रहे हो गाड़ी भर के? हमारी मानता है। ऐसा क्यों कर रहे हो? ये हमारी मानता है। उसी को शुद्ध हिंदी में मान्यता बोलते हैं। मान्यता, ठीक है। अब मैं इस मान्यता शब्द के
आगे पीछे क्या हो रहा है वो बताऊंगा। आप हमारी जातियों को नीच श्रेणी के नीचे की श्रेणी में रखा गया है। हमारी जातियों को ये नीचे की श्रेणी है, तो मुझे बताएंगे आपको नीचे की श्रेणी का मापदंड क्या है, उसका पैरामीटर क्या है? क्या अच्छे कपड़े हैं? नहीं, हम भी अच्छे कपड़े पहनते हैं। क्या अच्छे मकान हैं? नहीं, हमारे भी अच्छे अच्छे मकान हैं। क्या मोटा तगड़ा होना या कमजोर होना है? लो, हमारे भी बहुत सारे बच्चे मोटे तगड़े हैं, सुंदर हैं। तो क्या है वो चीज जिसके कारण कुछ लोग ऊपर और कुछ लोग नीचे बनाने की एक साजिश रची गई है? उसको क्या कहेंगे? मान्यता। क्या है ये? मान्यता है ये, और कुछ नहीं है, ये मान्यता है। ये मान्यता है किसकी? किसी आदमी की है क्या? किसी एक आदमी की मान्यता है क्या? किसी कानून की मान्यता है क्या? किसी गांव की मान्यता है क्या? मुझे बताओ, आप समझ रहे हो? नहीं नहीं तो आपको पता भी होगा किसकी मान्यता है। बताओ किसकी है? ये किसकी मान्यता है कि हम नीचे हैं, कुछ लोग ऊंचे हैं? किसकी मान्यता है? हाँ जी, है बुरे समाज की। वेरी गुड। और बताएं, आप आएंगे वहां पे, बताओ बुरे समाज की। चलो मैं बता देता हूं, ये मान्यता किसी व्यक्ति की नहीं है। अब हम कहेंगे ये मान्यता समाज की है। ये मान्यता दुनिया की भी नहीं है। पूरी दुनिया की मान्यता नहीं है कि सारे देश, सारी दुनिया ऐसा सोचती है कि तुम नीचे और कुछ ऊंचे हैं। दुनिया की है क्या ये? नहीं है, पूरी दुनिया की मान्यता नहीं है। और ये मान्यता सभी धर्मों की भी नहीं है। सभी धर्मों की भी नहीं है ये मान्यता कि आधे लोग ऊंचे और आधे लोग नीचे। ये मान्यता एक खास धर्म को मानने वाले लोगों की है। ये मान्यता एक खास धर्म को मानने वाले लोगों की है, और इसको धार्मिक मान्यता उन्होंने बनाया है। ये उस धर्म की मान्यता है। तो क्या हमें ऐसी मान्यता को, कौन सी मान्यता को मानना चाहिए? जो बराबरी की सिफारिश करती है, जो सबको ऊपर बढ़ाती है, जो सबको समान रखना चाहती है। और वो बाबा साहब की मान्यता है, गौतम बुद्ध की मान्यता है, गुरु रविदास की मान्यता है। हमें ऐसी मान्यताओं को मानना है। प्यारे बच्चों, मेरे 5 मिनट और बचे हैं बस। कोई बात नहीं, 5 मिनट में करता हूं। अब मैं अगली बात पे आता हूं। ये मान्यता, देखिए, कोई आपको पीटता है, मान लिया हमारी जाति वाले को कोई मंदिर से बाहर निकालता है, हमें बुरा लगता है, निकालने वाले को नहीं लगता। क्यों? मान्यता है। आप बोलेंगे साथ साथ, क्या है? मान्यता है। ठीक है, एक जाति का आदमी मंदिर में अंदर तक जा सकता है, लेकिन दूसरी जाति का राष्ट्रपति भी वहां नहीं जा सकता। क्यों? मान्यता है। मान्यता है ना। एक आदमी घोड़ी पे बैठ के गांव में खूब घूम सकता है शादी करने के लिए, और दूसरे जाति के लोग नहीं घूम सकते। क्यों? मान्यता है। एक आदमी आराम से पानी पी सकता है घर मटके से, कुएं से, दूसरा नहीं पी सकता। क्यों? मान्यता है। तो क्या करेंगे हम? ऐसी मान्यताओं को लात मारेंगे? मारेंगे, आज ही मारेंगे। मारनी पड़ेगी, मारनी पड़ेगी। अगर आप सांप को दूध पिलाते रहोगे, आप दुश्मन को मजबूत करते रहोगे। अरे बाबा साहब ने कुर्बानियों के बाद, इतनी मेहनत के बाद एक आईएएस तैयार करते हैं, आरक्षण का लाभ लेके। एक प्रोफेसर तैयार होता है, एक प्रिंसिपल तैयार होता है, एक और कोई तैयार होता है, और जाके दुश्मन के खेमे में खड़े हो जाता है। जाके दुश्मन के खेमे में खड़ा हो जाता है, ताली बजाने लगता है। वहां बजाने नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ, उनकी बता रहा हूँ, वो वहां बजाते हैं। वहां जाके नाक रगड़ता है, वहां जाके बोलता है कि तेरी मेहरबानी से हो गया, इस सर्टिफिकेट में फाड़ दे, तेरा मेरा लग गया, किसकी मेहरबानी है? इस सर्टिफिकेट को फाड़ के फिर पता लगा ले किसकी मेहरबानी है। तो साथियों, ये जो अनौपचारिक शिक्षा है ना, ये अच्छी ना होने के कारण
हम पढ़ लिख के ताकतवर भी हो गए, पैसा भी हो गया, लेकिन दुश्मन के बेड़े में खड़े, उसकी तरफ से लड़ रहे हैं। और किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? अपने समाज के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपने समाज के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपने समाज को प्रताड़ित करने वालों का मजबूत कर रहे हैं। इसे हमें बाहर आना पड़ेगा। और साथियों, हम कर क्यों रहे हैं ऐसा? हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? 2 मिनट रह जाए फिर बता दी। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? हमें डर लगता है ये जो पूजा पाठ और ये जो माता मसाणी काली धोड़ी पीली जितनी भी है ना, एक तो हमने नौकरी दवा दे, लालच बजा रहे हैं, पैसा दवा दे, नौकरी दवा दे। दूसरा डर, बोला कहते महाराज एक्सीडेंट मत करवा दिए। अरे भाई, आप समझ तो उसको भगवान रहे हो और उसको कह रहे हो कि मेरी नौकरी ला दे, उसकी छुड़वा दे। उसको आप रिश्वत दे रहे हो कि तेरा 100 रुपये का प्रसाद बांटूंगा, मैं नंगे पैर चलूंगा, तो नंगे पैर चल, जूते पैर, उसका क्या मतलब है ना? मैं तेरी कावड़ इसी लाऊंगा बाजम बाज, नौकरी ला दे, मैंने तेरी कावड़ में रुकूंगा नहीं, मैं सांस चढ़ जाओ, भर जाओ, पाप फूट जाओ, कुछ हो जाए। प्यारे बच्चों, हम लालच में कर रहे हैं या डर में कर रहे हैं? और अगर भगवान के लिए कर रहे हैं तो ये दोनों काम वो नहीं करता। ना वो लालची लोगों को पसंद करता, ना वो किसी को डराता। तो फिर क्या फायदा करने का? अब महिलाएं उधर काफी आ जाती है, इनको देख के मेरे को एक बात जरूर बोलनी याद आ जाती है। आज तो बच्चियां हमारे पास, ये बच्चियां ना, और महिलाएं, बच्चियां तो नहीं अभी, महिलाएं, ये सबसे ज्यादा ऐसी मान्यताओं को आगे बढ़ाती हैं जो इन्हीं का गला घोटते हैं, जो इन्हीं का गला घोटते हैं। ये सबसे फालतू ताली बजाओ महाजा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने वो सीखा है, बाबा साहब को नहीं पढ़ा, माता सावित्रीबाई फुले और माता रमाबाई को नहीं जाना, उनकी बातों को नहीं जाना, नहीं सुना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं वो। ये एक व्रत करते हैं, कौन सा सबसे फेवरेट व्रत कौन सा आपका? हाँ जी, एकदम से उत्तर आता है इस बात का। 4-5 जगह मैंने पूछ लिया, बिल्कुल एकदम पता लग गया भाई क्या पूछेगा ये, ऐसा प्रश्न है ये। अब एक तो हम दिमाग को बंद करके कान खुले रखें, दिमाग को बंद कर लें, कान खुले रखें। दिमाग से सुनेंगे बात, कान से सुनेगी, दिमाग में सोचेंगे, तब तो अच्छे बुरे का पता लग जाएगा। नहीं तो यहां से सुनेंगे, वो कहेगा कूद, बोला हम कूद लेंगे, वो कहेगा बैठ जा, बैठ जाएंगे, वो कहेगा चक्कर काट, हम चक्कर काटने लग जाएंगे, वो कहेगा धागा तोड़ दे, हम तोड़ देंगे, वो कहेगा बांध ले, हम बांध लेंगे। अरे क्या है, हम कठपुतली है क्या आदमी है? कोई कारण तो पूछ लो। अरे कारण बता दे भाई, तेरी कहीं टेलीफोन पर बात हो तो हमारी भी करा दे। जहां से तू पूछ के बता रहा है, एक फोन मिला के मन भी दे, मैं भी पूछ लूंगा भाई, तू ही बता रहा है कि वो बता रहा है। तो प्यारे बच्चों, उसमें करवा चौथ में क्यों करते हैं जी? ये भी बता दो क्यों करते हैं? जी, पति की उम्र बढ़वाने के लिए, पति की उम्र बढ़वाने के लिए करते हैं। अपने पति को घर से बाहर मोटरसाइकिल को निकाला, हेलमेट नहीं देते कि हेलमेट पहन जाए, है ना, खतरा है बाहर, हेलमेट नहीं देते। एक बार व्रत कर दिया तो 1 साल का सुरक्षा कवच पक्का, 1 साल तक कुछ नहीं बिगड़ना उसका। फिर भाई ये रोज एक्सीडेंट में मरे हैं, कई 1000 आदमी मरे, ये सुरक्षा चक्र टूटता कैसे? ये जो सुरक्षा चक्र बनाया था, ये टूटे क्यों करे? इसका प्रश्न नहीं पूछना, मैं नहीं पूछते ना, प्रश्न पूछना शुरू करो। अच्छा, भी जो करवा चौथ का व्रत करते हैं तो कहानी सुनाते हो बैठ के, है ना, सुनिए सुनिए। किसी को याद है? नहीं। क्यों याद नहीं है? क्योंकि क्या मैं सोचना तो था ही नहीं, यहाँ तो सुननी थी, कूदना था, बस उसने कह दिया, सोचना तो था ही नहीं। सोचना होता तो उसको याद करते। क्या है, मैं सुना देता हूं, मेरे याद है, मेरे याद है, आपको याद नहीं है, मेरे याद है। क्या कहानी है? अब आप कान से सुनना, फिर दिमाग में लेके जाना, और जो बात गलत लगे उसको साथ साथ मुझे बताना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बताओगे नहीं? हाँ, बताना है। अब ये कहानी सुनो। कहानी क्या है कि करवा नाम की एक धोबन होती थी। करवा किसका नाम है? एक धोबन थी, उसका नाम है करवा। अरे ये चौथ पता नहीं है,
चौथ तारीख होगी, है ना, तारीख होगी, तो ये दोनों मिलके बन गया करवा चौथ। अब वो कपड़े धो रहे हैं तालाब पे, सुन के बोलना है किस लगते ही, बोलोगे कि नहीं? हाँ, महात्मा नहीं बोल रहे हैं यहाँ खड़ा होकर बेबस सुनना है। अब वो कपड़े धो रहे थे तो वहां पर एक मगरमच्छ आया और उसने धोबी को पकड़ लिया कि मैं तो इसको खाऊंगा। अब वो धोबन कहने लगी कि इसको मत खाओ। यहां तक कुछ गलत है क्या? कुछ नहीं गलत है। अरे है, क्या गलत है? अरे मगरमच्छ कैसे सुनेगा? और तो बोलेगी मगरमच्छ सुनेगा कैसे? गलत है कि नहीं है? अलर्ट हो जाओ, पूरा गलत गलत नहीं बोलो, ऐसे सुने जा रहे हो। हाथी बोला चूहे पर बैठ गया, बोला ठीक है। अरे उसका गोबर नहीं मारा होगा चूहे पर बैठ के, पूछ ही नहीं रहे। चूहा कड़े, हाथी कड़े, चूहा बोला बैठ गया, बोला ठीक है, बैठाई रहा। अब वो धोबन उसको बोलती है कि इसको छोड़ दे। अब मगरमच्छ कहता है कि मैं तो खाऊंगा, मेरे को भूख लग रही है। अब वो वहां से दौड़ी दौड़ी यमराज के पास जाती है। हाँ, गलत लगे कुछ क्या? हाँ, बच्चे समझ रहे हैं। यमराज कौन सा? तहसीलदार ठाकुर बैठा था, हैं? अब यमराज तो एसडीएम है, उरे बैठा है, दफ्तर में भाग के चली गई। वो तो हमने नहीं दिख लिया की तरह, उस टाइम कड़ा दिखा था। दूसरी बात गलत लगी ना? अब वो यमराज के पास चली गई। अब यमराज को हम समझते हैं कि भाई वो तो जिसकी लग दे मर गया, ठीक है, बात खत्म। अब उसके पास गई, कहता मेरे पति को बचाओ। अब वो कहने लगा कि मैं तो नहीं बचा सकता, उसके तो दिन पूरे हो गए। कहती बचावा है, मैं तेरा श्राप दे दूं। यहां क्या गलत है? इतना बड़ा यमराज दोपहर तक डर गया, है ना? दोपहर शराब दे देगी, क्या कहे यमराज? अब वो कहती है कि मैं शराब दे दूंगी, वो डर गया। कहता नहीं, मेरे को शराब मत दे, मैं तेरे पति को बचाता हूं। और उसने वो मगरमच्छ मार दिया और उसका आदमी बचा दिया। अब वो मगरमच्छ उसने पकड़े पकड़े बाट में बैठा था कि वो आवेगी ना फिर खाऊंगा, है ना? बाट में बैठा था वो। अब यहाँ पे क्या गलत लगे आपको? उसने फैसला क्यों बदला? जब उसका लिखा हुआ बदलता नहीं है तो उसने फैसला क्यों बदला? वो मगरमच्छ का क्या कसूर था? वो भी तो किसी का पति था, है? उसका पति बचा लिया, उसका मार दिया। उसने तो सारे प्राणी बराबर हैं, सारे प्राणी बराबर है ना उसने तो वो भी तो किसी का पति था, वो मार दिया और वो छुड़वा दिया। अब यो काम हो गया, छूट गया। अब तब के बाद सारी महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। पता थारा पति कौन सा मगरमच्छ ने पकड़ रखा है? कौन से मगरमच्छ ने पकड़ रखा है? तो प्यारे बच्चों 2 मिनट है, बस 3 हो गए। मैंने आपको ये क्यों सुनाया? कुछ भी सुन के, कुछ भी उल्टा पुल्टा सुन के उसके पीछे मत लगो। सुनो, दिमाग में ले जाके सोचो और सोच के देखो कि ये ठीक है या गलत है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अरे कुछ भी उल्टा पुल्टा, मगरमच्छ का आदमी पैदा हो गया, मछली का आदमी पैदा हो गया, है? बिना पंखों के कोई उड़ने लग गया। पंख नहीं, इंजन नहीं, या तो इंजन होना चाहिए या पंख होना चाहिए, क्या मैं तो हो भीतर जब उड़ेगा वो, कुछ भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इन चीजों को आप साथ लेके चलोगे, बाबा साहब के विजन को साथ लेके चलोगे, बाबा साहब की विचारधारा को और अपने समाज को ऊपर उठाना है। एक ही तरीका है, पढ़ाई, और उसके साथ साथ ये बाबा साहब की, बुद्ध की और गुरु रविदास की, महर्षि वाल्मीकि की, कबीर की शिक्षाएं, उनकी मान्यताओं को साथ लेंगे और हम ऐसी मान्यताओं को, ऐसे समाज को, ऐसी किसी भी मान्यता को हम बिल्कुल किक आउट करेंगे जो हमें नीचा बनाती है। और वो किताबें जड़ाई नहीं है अभी, ये जुंडला साहब बता रहे थे, वो लिख रहा क्या कि नारिया ने पीटो री न पीटो, उन किताबों में कोई बदलाव अभी नहीं किया गया है, यूं की यूं रखी है।
बाबा साहब के संविधान के कारण थोड़ी देर अलमारी में रख रखी उन्होंने, और बाबा साहब के संविधान को वो हटाने की पूरी कोशिश में है। वो किताबें दोबारा बाहर आएंगी, वो दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा इन महिलाओं को शिक्षा से वंचित करेंगे, दोबारा आप भैंसों को उठाएंगे और दोबारा आप उसी हालात में चले जाएंगे यदि आप संगठित नहीं हुए और बाबा साहब के विचारों को मान के उनके रास्ते पे नहीं चले। जय भीम। अगर बढ़ते हैं और गटके पट खोलते हैं, गटके पट खुले कि नहीं खुले आप लोगों के? खुले। हाँ, तो इसके बाद मैं डॉक्टर रेखा जी को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और 5 मिनट में अपना संदेश दें। एक बार फिर से जय 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 भीम का नारा जोर से लगाइएगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत अच्छा लगा सुन करके। ये जो आज का कार्यक्रम है, इसको आयोजित करने के लिए मैं सबसे पहले एसपीएस टीम कुरुक्षेत्र का, जिसमें कि हर मेंबर ने अपनी जी जान लगाई है, उनको बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इसके साथ ये जो आज बच्चे इस मंच पर, इस हॉल में एक बेंचमार्क अचीव करते हुए आज उपस्थित हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पे हैं, उनके टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिन सब लोगों ने इन बच्चों को मार्गदर्शन दिखाया है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि जब मैंने देखा कि लड़कियों की संख्या बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट 50% मे बी मोर देन दैट। तो जो मेरे से पहले प्रवक्ता बोल करके गए थे डॉक्टर शिवानी जी, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि एक नारी शक्ति तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमने उसको यूज कैसे करना है वो हमारे लिए चैलेंज है। तो ये जो शिक्षा की आज हम बात कर रहे हैं, रमेश बोध जी ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि कैसे हम कुछ ऐसी मान्यताएं में रह चुके हैं, उनको अपने जीवन में आधार चुके हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों को कैसे हमने टैकल करना है, कैसे इनसे डील करना है, उसके लिए जो एक उचित माध्यम है वो बिल्कुल उन्होंने सही शब्दों में सबको कहा है कि अपने दिमाग के दरवाजे जो हैं वो खोलिएगा, अगर कान से सुनते हो तो चीज़ों को दिमाग में बिठाइएगा और सब मिल करके फिर उसको सोचिएगा इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, फैमिली लेवल के ऊपर, सोशल लेवल के ऊपर, ताकि उसमें जो कमी है उसको दूर कर पाएँ हम लोग और फिर उसके ऊपर उचित बात कर पाएँ। तो उसी ही संख्या में, इसी ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे एक ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट आइकन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एंड बाबा साहब, जिनको हम सभी बाबा साहब के नाम से सब जानते हैं, जिन्होंने शिक्षा के द्वार हमारे लिए खोले हैं, उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं आज। तो आप मेरे साथ जुड़ करके इस दिन ये निश्चय लें, दृढ़ता करें कि हम उनके विचारों को आगे लेकर के जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, 2 बातें, सॉरी मैं 5 मिनट के अंदर ही करूँगी अपना वर्ड्स को वर्णन। प्यारे बच्चों, आप लोग हो जिनको ऐसी परिस्थितियाँ मिली, जिनको आपने स्टीयर किया, यूज़ किया और आप किसी मुकाम तक पहुँच पाए, लेकिन हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इतने % मार्क्स नहीं ले पाए। एक ऐसा वर्ग भी है जो बिल्कुल स्कूल में जा ही नहीं पाए। तो उसकी बात कौन करेगा? उसकी बात वो करेंगे, हम करेंगे, जो हम एक इक्वल समाज की बात कर रहे हैं, सशक्त समाज की बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने हमारे लिए जो इतना कुछ किया है, उसी ही विचारधारा को आगे ले करके जाते हुए हमें उन बच्चों का भी ध्यान रखना है, उनको भी पुल अप करना है, और जो बच्चे इस एजुकेशन के फील्ड में आ ही नहीं पाए हैं, उनको इसमें रोल करने की कोशिश करनी है। तो कैसे करेंगे? जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो हम सभी उसमें से कंट्रीब्यूट करेंगे और उसको सशक्त भारत
या सशक्त समाज की जो हम बात करते हैं उसकी तरफ बढ़ पाएंगे। तो एजुकेशन के लिए मेरे 2-3 मैसेज आप लोगों को रहेंगे कि सबसे पहले तो आप लोग एक ड्रीम देखिएगा जो कि सभी ने देखा हुआ है। जो ड्रीम देखते हैं, ड्रीम आपका बड़ा होना चाहिए। जब हम स्कूल में होते हैं हमारे रोल मॉडल सिद्ध हो जाते हैं, हम बिल्कुल सोचते हैं हम ऐसा बनेंगे, जब हम पढ़ते हैं तो हम ऐसा बनेंगे। एक बार जब आपने ड्रीम देख लिया, उसको पाने के लिए ये सच्चाई है, कहीं भी किसी चीज़ का सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी होगी। सो एक बार उस लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम ये सोचेंगे कि इससे भी बड़ा एक ड्रीम लेना है हमें, इससे भी बड़े एक सपने की हमने पालना करनी है, सोचना है, ताकि हम बहुत ज़्यादा ऊपर जा जाए। उस तरीके से क्या होगा कि जितने भी बच्चे आज यहाँ पे बैठे हैं, आप में से कोई इंजीनियर बनेगा, कोई संगीतकार बनेगा, साहित्यकार बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लॉ प्रैक्टिशनर बनेगा, कोई बहुत ग्रेटर पर्सनैलिटी, ग्रेट थिंकर बनेगा। उस दिन हम जान पाएंगे या हम गर्व महसूस कर पाएंगे कि बाबा साहब के सपनों का जो समाज है वो विकसित हो रहा है, वो पनप रहा है। फिर उसके साथ बात ये आती है कि सपना भी ले लिया, अगर एफर्ट्स नहीं करी तो वो सपना भी फिर हमारा अधूरा रह जाएगा। तो इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी के साथ जब हम शेयर करते हैं तो वो कम नहीं होती। तो कहने का मतलब, अगर आप पढ़ रहे हो तो अपने घर में जो भी चीज़ें सीखते हो, फैमिली मेम्बर्स में बात कीजिएगा। रमेश बौद्ध जी ने बहुत अच्छे से बताया कि किन किन चीज़ों के ऊपर जो आज आपने सुनी है वो आप फैमिली मेम्बर से इंटरेक्ट कर सकते हो, बता सकते हो। और ये चीज़ जितनी आप लोगों से शेयर करेंगे उतनी ही बढ़ेगी। एंड में मेरा मैसेज आप लोगों के लिए यही रहेगा कि ड्रीम हाय, बहुत अच्छा बड़ा ड्रीम लीजिएगा, उसकी तरफ उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा। अभी जो रेखा मैडम गए हैं वो डॉक्टर अवतार सिंह जी की वाइफ हैं, और डॉक्टर अवतार सिंह जी ने जो टाइम दिया है इस संस्था को, तो उस संस्था को टाइम दिलाने में मैडम रेखा का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने घर को संभाला है और उनको बाहर आने की पूरी छूट दी है, आज़ादी दी है, और यही परिणाम है कि आज सागर जो है वो पूरे हरियाणा में जोर शोर से काम कर रहा है। और जो ये इवेंट आज हम करा रहे हैं, ये पूरी सागर की टीम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सारे कार्यक्रम पहले हुए हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए डॉक्टर अवतार सिंह जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो आए। और आप डॉक्टर साहब को सुनेंगे। डॉक्टर साहब MBBS हैं, MS हैं, PhD हैं, उसके बाद IAS किया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। ये आपके लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। आप इनकी बात को बड़े ध्यान से सुने ताकि आप इनके जैसे बन सकें। इस अम्बेडकर भवन के प्रांगण में उपस्थित प्यारे बच्चों, अभिभावक, पेरेंट्स, SBS के सदस्यगण और सम्मानित भाइयों बहनों, आज बहुत ही हर्ष का, उल्लास का दिन है कि हम अपने समाज और देश का जो भविष्य है, वो बच्चे जिन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि अपने मेहनत से, अपने माता पिता की मेहनत से हासिल की है, उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। हम उनको सम्मानित नहीं कर रहे, हम अपने देश के, समाज के भविष्य को सम्मानित कर रहे हैं। इस पीढ़ी ने आगे समाज को संभालना है। जिस तरफ जो पीढ़ी जाएगी, अच्छी दिशा में जाएगी तो समाज अच्छा बनेगा,
गलत दिशा में जाएगी तो समाज अच्छा नहीं बनेगा। मैं सबसे पहले तथागत बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि जी, सतगुरु कबीर जी, सतगुरु रविदास जी, ज्योतिबा फुले जी, माता सावित्रीबाई फुले जी, माता रमाबाई जी और इस देश में ही नहीं इस दुनिया में सूरज की तरह चमक रहे, दुनिया को रोशनी दे रहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। आज एजुकेशन की बात हो रही है, हम एजुकेशन पे क्यों जोर देते हैं? एजुकेशन सब बीमारियों का एक इलाज है, सब मुश्किलों का, सब दिक्कतों का सबसे बड़ा एक हथियार है। इसके बगैर इंसान एक पशु के समान है। तो सारी दुनिया जब से बनी है, लड़ाई ही जहाँ है कि इंसान को इंसान बनना है कि पशु बनना है। तो हमने हमारे महापुरुषों के आदर्श को लेके शिक्षा के ऊपर ही जोर देना है, शिक्षित होना है। बाबा साहब का जो नारा था, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, शिक्षित बनो, इकट्ठे हो जाओ, संघर्ष करो और संघर्ष करो, उस नारे को लेके आगे बढ़ना है। बाबा साहब ने कहा था, कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम। बुद्धि का विकास हमारा उच्चतम लक्ष्य होना चाहिए और उस उच्चतम लक्ष्य को हम शिक्षा से ही प्राप्त कर सकते हैं, किसी और माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते। इसका उदाहरण जो है वो आपको बुद्ध में मिलेगा। बुद्ध ने 6 साल घर छोड़ा, घर छोड़ने के बाद 6 साल उस समय के जितने भी पद्धतियाँ थीं, जितनी विचारधाराएं थीं, सबका 6 साल अध्ययन किया। उन्होंने हठ का भी अध्ययन किया, तप का भी किया, योग का भी किया, कोई पद्धति छोड़ी नहीं, सबका अध्ययन किया। फिर उन्होंने पाया कि इनमें कुछ नहीं। उन्होंने फिर नए ज्ञान की खोज की जो दुनिया को आज भी रोशनाई दे रहा है, दुनिया का आज भी मार्गदर्शन कर रहा है। अब मानवता में प्यार की, मैत्री की, ज्ञान की, भाईचारे की जो एक फीलिंग है, जो एक भावना वो पैदा कर रहा है, बुद्ध का जो ज्ञान है दुनिया को रोशनी दे रहा है। शिक्षा इंसान के, हमारा दिमाग हम 1.5 किलो का हमारा दिमाग है, 1400 ग्राम का है। शिक्षा आपके दिमाग को इतना बड़ा कर सकती है कि आप सोच नहीं सकते। शिक्षा आपके दिमाग को, जो उसमें संभावनाएं हैं, उसमें पोटेंशियलिटीज हैं, उसमें पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें जो क्षमता है, जो बिना शिक्षा के आप में क्षमता है, बहुत थोड़ी है। शिक्षा से वो क्षमता आएगी आपके दिमाग में कि हजारों लाखों गुना बढ़ जाएगी। उसकी उदाहरण आपके सामने है। बाबा साहब ने कितनी शिक्षा ली, कितनी डिग्रियां ली, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में पढ़े, कितनी भाषाओं का ज्ञान लिया। किस लिए? कोई नौकरी पाने के लिए नहीं, कोई धन इकट्ठा करने के लिए नहीं, कोई अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं, कोई अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं। ये सब कुछ उन्होंने क्यों हासिल किया? कि समाज को बदलना है। ये गलत है, ये गंदा है, ये अपराधी है, इसमें गैर बराबरी है, इसमें महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है, महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। उस सपना लेकर चले थे इतना बड़ा, और सपने के लिए मेहनत की। और उन्होंने इस देश में जब संविधान सभा में ये हो रहा था किसको बनाया जाए इसका चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो कोई नाम नहीं सुझ रहा था किसी को, इतने विद्वान व्यक्ति का कौन हो सकता है। तब उनको मिला एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसमें क्षमता थी, जिसमें ज्ञान था, जिसमें साहस था, जिसमें जो इंसान में गुण होने चाहिए अच्छे सारे गुण थे। उसी की वजह से बाबा साहब को
संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और उन्होंने आपको जो संविधान दिया, जो दुनिया में एक ऐसा संविधान है जिसकी कहीं कोई मुकाबला नहीं है, जिसका कहीं कोई मुकाबला नहीं। इस संविधान में हमारे महापुरुषों के विचार, बुद्ध के, कबीर साहब के, महर्षि वाल्मीकि जी के, फूले जी के, सतगुरु रविदास जी के, सबके विचारों को इसमें समो दिया है ताकि आपका और समाज का जीवन सुरक्षित हो, आगे बढ़े। इसलिए हम शिक्षा पे जोर दे रहे हैं। शिक्षा के माध्यम से बाबा साहब की उदाहरण आपके सामने है। एक उदाहरण और देता हूं आपको। इटली के थे लियोनार्डो डिविंसी, एक इंसान इटली के थे, सुना होगा आप लोगों ने। एक इंसान में कितनी कितनी क्षमताएं हो सकती हैं, मैं उसकी उदाहरण देता हूं। वो एक साइंटिस्ट भी थे और दुनिया के बेहतर चित्रकार, पेंटर थे। उनकी पेंटिंग का आज तक कोई मुकाबला नहीं दुनिया में। वो एक शिल्पकार भी थे, वो एक इंजीनियर भी थे, वो एक इंसान की जो जिसमें बॉडी है इसमें क्या क्या है, उन्होंने 300 शवों का डिसेक्शन किया था और उसके अंग क्या क्या उनको जाने। वो एक एनाटोमिस्ट भी थे। एक व्यक्ति इतने इतने गुण थे, इतनी प्रतिभाओं का वो मालिक था। ये कोई सपने की बात नहीं है। 1492 में पैदा, 1452 1452 में अप्रैल में इटली में पैदा हुए थे व्यक्ति। हर व्यक्ति में इतनी संभावनाएं हो सकती हैं, बस आप में साहस होना चाहिए उन संभावनाओं को विकसित करने का। आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए उसको विकसित करने की। मैं जो बच्चों को देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि इन बच्चों में से भी कोई बाबा साहब अम्बेडकर बनेगा। इन बच्चों में से भी कोई माता सावित्रीबाई फुले की तरह ज्ञान की ज्योति बनेगी। इन बच्चों से भी कोई लियोनार्डो विंसी बनेगा। इन बच्चों में से भी कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन बनेगा। इन बच्चों में से भी कोई बड़ा नेता बनेगा। कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, कोई हाई कोर्ट का जज बनेगा, जहाँ किसी देश का, इस देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बन सकता है। ये संभावनाएं हैं, मेहनत करने की जरूरत है। शिक्षा से आपकी शख्सियत का विकास होता है। शिक्षा से आप सभी तरह की शिक्षाएं सीखते हो, अकेला पढ़ना लिखना नहीं। एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, एक अच्छे इंसान में क्या गुण होने चाहिए, उसकी दूसरों के प्रति कैसा रवैया होना चाहिए, वो इंसानियत के बारे में क्या सोचता है कि सब इंसान बराबर हैं, महिलाएं भी तरक्की कर सकती हैं, वो भी बराबर हैं, ऐसा सोचता है। जहाँ वो ऐसी शिक्षा लेता है कि ऊंच नीच है, नहीं है, ये पाप जोनी की पैदाइश है, ऐसी शिक्षा लेता है। शिक्षा से आप इन संबंधों से मुक्त हो सकते हो। शिक्षा से आप अंधविश्वास, पाखंड और जो मान्यताएं हैं, जो गलत मान्यताएं, उनसे मुक्त हो सकते हो। उससे मुक्त होने से आप की देखने की क्षमता, जो ईगल है 6 मील तक देख सकता है, उसकी क्षमता इतनी बढ़ जाएगी। आपकी ऊंचा उड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। आपकी गहराइयों में सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप एक अच्छे इंसान हो जाएंगे। ये आपकी शख्सियत को शिक्षा देगी। शिक्षा से ही साइंस ने जो हम तरक्की देख रहे हैं आज, ये बिजली है, ये मोटर कारें हैं, हवाई जहाज हैं, इंटरनेट है, क्या क्या नहीं है, ये शिक्षा से ही संभव हुआ है। अब तो आर्टिफिशियल का ज़माना आ गया है। शिक्षा में इंसान ने सबसे पहले पहिया बनाना सीखा। सबसे पहले साइंटिस्ट थेल्स जिन्होंने कब ग्रहण लगेगा और पहले उसकी बताया कि किस किस दिन कब ग्रहण चांद और सूरज को लगेगा, पहले विज्ञानी थे। माइकल फैराडे ने बिजली का आविष्कार किया, इंग्लैंड में पैदा हुए। गैलीलियो गैलीली ने वो दिखाया कि धरती और इसके उपग्रह कैसे घूमते हैं। उसको चर्च ने सजा दी कि तू झूठ बोल रहा है, तू चर्च का अपमान कर रहा है। उसको सजा दी, तू माफी मांग, उसने माफी नहीं मांगी।
ये गैलीलियो ने किया। चार्ल्स डार्विन ने उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी का सिद्धांत दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एटॉमिक पावर का सिद्धांत दिया। ये शिक्षा से संबंध हुआ है। जेम्स वाटसन ने डीएनए की खोज की कि इंसान के सभी प्राणियों में डीएनए होता है जिससे वो आगे बढ़ता है। शिक्षा ने हमारी क्षमता को कैसे बढ़ाया है? हम एक अक्षर देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, जहाँ उससे छोटी सी बाल देख सकते हैं अपनी नेक्ड आई से, आंखों से एक बाल, जहाँ उससे छोटी चीज देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो इंसान ने बनाई है अपनी शिक्षा से, किसी चीज को 1 करोड़ टाइम्स 1 करोड़ बार बड़ा करके दिखा सकती है। 1 करोड़ बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसको शिक्षा को बड़ा करके दिखा सकता है। टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप जो बनाई इंसान ने, 1 सेकंड में बिजली 3 लाख किलोमीटर रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। अब सोचो 1 सेकंड में कितनी हुआ, मिनट में कितना हुआ, 1 दिन में कितना हुआ, महीने में कितना हुआ, 12 महीने में कितना हुआ, साल में कितना हुआ, 100 साल में कितना हुआ। हबल टेलीस्कोप 1300 करोड़ साल में जितनी रोशनी तय कर सकती है, 1300 करोड़ साल में जितनी रोशनी जा सकती है वहां तक देख सकती है। ब्रह्मांड में बहुत दूर तक देख सकती है। उसके हबल टेलीस्कोप पे, इमेजेस नेट पे उपलब्ध, आप जाके देखो कहाँ तक इंसान ने अपनी ताकत से, अपनी शिक्षा से, अपने दिमाग से कहाँ तक पहुँच गए। ऐसे ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इंसान ने धरती से 15 लाख किलोमीटर ऊपर फिक्स किया हुआ है। धरती से 15 लाख किलोमीटर, और वहां से वो भी 1300 करोड़ साल तक जहां बिजली हवा रोशनी जा सकती है वहां तक देख सकती है। ये इंसान के दिमाग की और शिक्षा की उपलब्धियां हैं। आप शिक्षा चाहते हो, इंसान, बच्चा छोटा होता है, वो खड़ा होना सीखता है, वो बोलना सीखता है। तो सोचना, अपने विचारों को सोचना, अपने नए विचार पैदा करना, ये इंसान की पहचान है। इंसान इसीलिए इंसान है कि वो सोच सकता है और नए विचार पैदा कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपको सोचने की आज़ादी हो, सोचने के बाद होता है कि बोलने की आज़ादी हो। आप सोच लिया, अगर बोल नहीं सकते आप, तो कैसे पता लगेगा कि आपको पता है। इससे पहले बाबा साहब का संविधान बनने से पहले जहां सोचने और बोलने की कोई आज़ादी नहीं, आपको कहा जाता है आपने ये करना है, बिना बोले, बिना शिकायत किए करना है। तो शिक्षा आपको सोचने की और बोलने की आज़ादी देगी, ताकि आपकी एक मनुष्य की जो प्रतिभाएं हैं, क्षमताएं हैं, उसको आप विकसित कर सको, अच्छे इंसान बन सको और अच्छा समाज बना सको। आपको न्याय चाहिए तो शिक्षा आपके लिए साहस पैदा करेगी, आपका कानून का रास्ता बनाएगी, आपको संगठित होने का रास्ता। आपको बराबरी चाहिए समाज में, जो बुद्ध का, बाबा साहब का, कबीर जी का, रविदास जी का रास्ता है, सपना था, वो बाबा साहब ने पूरा किया। अब समाज में बराबरी चाहिए तो आपके सामने है। जहाँ पढ़ लिख के नौकरियों में जाते हैं तो सभी जाति के लोग इकट्ठा बैठते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती। इसी तरह जब पढ़ लिख जाते हैं, तो महिलाएं पढ़ लिख जाती हैं, तो भी समाज में उनको सम्मान मिलता है। तो आप बराबरी चाहिए तो शिक्षा लेनी होगी। आपको समाज में भाईचारा पैदा करना है। जिस समाज में भाईचारा नहीं है वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। बाबा साहब ने कहा था कि ये समाज नफरत पे आधारित है। डाउनवर्ड्स कंटेम्प्ट, अपवर्ड्स हेट्रेड। ऊपर वाला नीचे वालों को नफरत करता है और नीचे वाला ऊपर वालों को घोर नफरत करता है। जो समाज नफरत पे, घोर नफरत पे आधारित हो, वहाँ पे इंसानियत नहीं बन सकती, वहाँ पे मैत्री, करुणा, भाईचारा नहीं हो सकता। तो उसके लिए भी, और जहाँ भाईचारा, मैत्री नहीं है जिस देश में, समाज में,
वो समाज कभी भी बुलंदियों पे नहीं जाता। वो लंगड़ा रहेगा, वो अपाहज रहेगा, वो अंधा रहेगा, वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। जिन देशों में बराबरी, भाईचारा, मैत्री है, वो देश आगे बढ़ चुके हैं। अब महिलाओं के ऊपर 2 मिनट लूंगा वहाँ पे। महिलाओं को कहा जाता है कि ये शिक्षा में कमी है, इनको पता नहीं, इनको हिसाब नहीं आता, गणित नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब्जेक्ट ले लो, गणित नहीं आता। लड़कियों को जेब डाल के आपको तो मैथ पढ़ ही नहीं सकती लड़कियाँ, तो मान लेंगी वो पढ़ेगी ही नहीं। मैं उदाहरण देता हूँ बाबा, सावित्रीबाई फुले की जब शादी हुई 10 साल की, उसके हस्बैंड भाई घर वाले ने उसको पढ़ाया, ज्योतिबा फुले जी ने। फिर उसको टीचर ट्रेनिंग की कोर्स कराया और फिर वो उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। और जैसे अभी मेहर जी बता रहे थे, उनको टीकर फेंकते थे लोग जब सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाते। और इतना ही नहीं, समाज के अंधविश्वासी लोगों ने फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी, अपने फुले जी के पिता के घर में रहते थे, जैसे हम अपने माँ बाप के घर में रहते हैं। तो समाज के अंधविश्वासी पखंडियों ने उनके पिताजी पे इतना दबाव डाला कि ये धर्म को, समाज को नष्ट कर देंगे तेरी जो है सावित्रीबाई फुले जी और आपका लड़का, ये समाज को बर्बाद कर देंगे। उसके प्रेशर में फुले जी के पिता ने उसको घर से निकाल दिया। उनको किसी दोस्त के घर में जाके शरण लेनी पड़ी और फिर अपना उन्होंने काम जारी रखा। सावित्रीबाई फुले जी ने 2 किताबें लिखी, काव्या फुले, 52 काशी सुबोध रत्नाकर, और मॉडर्न भारत की वो जन्मदाता हैं, मॉडर्न भारत में पहली महिला शिक्षक हैं, वो समाज सुधारक हैं, वो हमें मार्गदर्शन देती हैं। ये सावित्रीबाई फुले जी का उदाहरण है। फिर दूसरा 3-4 उदाहरण आपके सामने, महिलाओं, बच्चियों को ध्यान से सुनना चाहिए। फ्रांस में 1867 में मैरी क्यूरी पैदा हुई एक लड़की। मैरी क्यूरी का नाम कितनी लड़कियों को पता बताओ? पहली 2-4 को पता है, ये अच्छी बात, तो सबको पता होना चाहिए। आज सुनो, मैरी क्यूरी पेरिस यूनिवर्सिटी में पढ़ी, पहली महिला प्रोफेसर पेरिस यूनिवर्सिटी में बनी, पहली महिला प्रोफेसर। बहुत है, अच्छी लगी ना बात? इससे आगे सुनो, 1903 में उनको नोबेल प्राइज मिला। दुनिया की पहली महिला को नोबेल प्राइज मिला 1903 में। बहुत अच्छी बात। क्या इससे वो शांत होगी, चुप होगी? नहीं, लगातार अपना काम जारी रहेगा शिक्षा का, अनुसंधान का। 1911 में उनको दूसरा नोबेल प्राइज मिला। जहाँ कोई बीए कर ले वो बाकियों को समझता है सारे अनपढ़ हैं, इनसे बात ही नहीं करनी है। या कोई एमए कर ले कि मैं तो समाज से ऊपर उठ गया, ये तो अनपढ़ लोग हैं। आप उसका साहस और हिम्मत देखो। 2 नोबेल प्राइज आज तक दुनिया में किसी साइंटिस्ट को नहीं मिले, किसी साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक को 2 नोबेल प्राइज नहीं मिले। एक महिला ने अपनी मेहनत से 2 नोबेल प्राइज मिले हैं। कैसे बस हो गई? और बात बताऊं, मैरी क्यूरी की जानते हो? नहीं। उनकी एक लड़की थी जूलियट क्यूरी, उसको 1938 में नोबेल प्राइज मिला। 1938 में मैरी क्यूरी की लड़की को नोबेल प्राइज मिला। ये है महिलाओं की क्षमता, ये है महिलाओं के सपनों की उड़ान, ये दिखाता है महिलाओं की मेहनत और परिश्रम करने की ताकत, ये दिखाता है उनमें साहस, ये दिखाता है कि उनमें कितना धैर्य है। ये से बड़ी एग्जाम्पल दुनिया में महिला सशक्तिकरण की नहीं हो सकती। एक और सुनो, एक जो नोबेल प्राइज मिलते हैं, इसमें मैथमेटिक्स इंक्लूडेड नहीं है, मैथ में कोई नोबेल प्राइज नहीं। मरियम मिर्जा खानी प्रोफेसर थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, मैथ की, हिसाब की। आप मैथ की बोलो शायद बच्चों को नहीं बनाता हूँ, हालांकि मुझे पता सब समझते हैं। हिसाब की प्रोफेसर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी हिसाब।
और मैथ का सबसे बड़ा प्राइज है फील्ड्स मेडल प्राइज। मैथ का नोबेल प्राइज से भी ज़्यादा मुश्किल से मिलता है। मरियम को 40 साल की उम्र में मैथ का फील्ड प्राइज मिला और पहली महिला को नोबेल प्राइज मिला। जो लोग कहते हैं कि महिलाओं को मैथ नहीं आता, उनके मुंह पे एक चपेड़ों पे चपेड़ा और पत्थर उनके सिर के ऊपर के महिलाएं ऐसे मैथ पढ़ सकती हैं, कोई कमी नहीं है। और अब तक 950 साइंटिस्ट को जो लोगों को नोबेल प्राइज मिला उसमें 9 साइंटिस्ट भी हैं। 66 महिलाओं को नोबेल प्राइज मिल चुका है। क्या कमी है कोई? हम ये जरूर चाहेंगे आगे से हर वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को नोबेल प्राइज मिले। महिलाओं की क्षमता की बात कर रहा हूँ। एक और नाम सुनो, हेलन केलर का नाम कितनों ने सुना है? वाह, बहुत अच्छी बात। 19 साल की उम्र में बीमार हो गई, सुनना बंद हो गया, दिखना बंद हो गया। अब देखो इस बच्चे को 19 महीने की थी, 19 महीने की उम्र में जिस बच्चे को सुनना और दिखना बंद हो जाए, उसको माँ बाप तो शायद घर में एक तरफ फेंक देते हैं कि नहीं इसका कुछ नहीं होता। ये तो शराब है हमारे ऊपर। ये कहाँ पैदा हो गया बच्चा ऐसा? ये इसने भी बुरे कर्म किए होंगे, या हमने बुरे कर्म किए होंगे, हमारे घर में ऐसा बच्चा पैदा हो गया। नहीं, उसको एक अच्छा टीचर मिला, सुलीवन। उसने उसको पढ़ाया, उसको लिखना सिखाया। बात जहाँ पे यह कि आप कोई अंधा और गूंगा है, वो भी उसमें दिमाग की उतनी क्षमताएं हैं, अगर उसको मौके मिले, तो वो भी वही कुछ कर सकता है जो एक आम बच्चा जिसके सारे अंग पैर ठीक हैं वो भी कर सकता है। ये दिमाग की क्षमता है। उसने पहली महिला थी जिसको बीए की डिग्री मिली, जो ब्लाइंड थी और डेफ थी, उसको डिग्री मिली। इतना ही नहीं, 14 किताबें लिखी उसने, 14 किताबें, 100 के लगभग लेख लिखे, और महिलाओं के राइट्स के लिए, डिसेबल्ड पर्सन के राइट्स के लिए काम किया, महिलाओं के वोट के अधिकार के लिए काम किया, श्रमिकों के हकों के लिए काम किया, और अपनी बायोग्राफी लिखी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये इंसान के दिमाग की क्षमताओं की बात कर रहा हूँ मैं। और जो अमेरिका के सिविल लिबर्टी यूनियन की वो फाउंडर मेंबर थी। स्पेस में सबसे पहले जाने वाली महिला वैलेंटीन तेरेस्कोवा थी, जो 1963 में पहली बार अंतरिक्ष में गई। दूसरी महिला स्वेटलाना सवित्केस्की थी, जो अंतरिक्ष में गई। फिर आप जानते हो सभी कि हमारी जहाँ पे करनाल थे, जो चंडीगढ़ में पड़ी थी कल्पना चावला जी, वो भी स्पेस में गई। ये महिलाओं की क्षमताएं कम नहीं है, किसी तरीके महिला होना कम नहीं है। एनाटॉमी आपकी डेस्टिनी नहीं हो सकती है, उससे बाहर निकलो। जो गूंगे बहरे हैं वो भी ऊपर उठ सकते हैं, हमारे सबके तो आंख पैर सब कुछ ठीक है, हम क्यों नहीं ऊपर उठ सकते? आप में इच्छा शक्ति और सपना होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था, लो एम इज ए क्राइम, छोटा मंतव्य एक जुर्म है, बड़े सपने देखो, ऊंचा मंतव्य रखो तो आगे बढ़ सकते हो। एक बात और सुनो, सुकरात का नाम कितने लोगों ने सुना है? बहुत लोगों ने, कम लोगों ने सुना। क्यों? कि ना तो वो गाने बजाने वाला है, ना कोई और करने वाला, कम लोग सुनते। सुकरात को दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फिलॉसफर, माना जाता है। उससे ही वेस्टर्न फिलॉसफी आगे बढ़ती है। उसने किससे पढ़ा? उसको पढ़ाने वाला कौन था? किसी को नहीं पता। पता है किसी को? मैं उसको नाम दूंगा, कोई बता सके सुकरात को किसने पढ़ाया? कोई नाम दूंगा, सुकरात को किसने पढ़ाया? देखो हम कहाँ घूमे। सुकरात को पढ़ाने वाली एक महिला थी 400 BC में, जिसका नाम था अपासिया।
उसने सुकरात को पढ़ाया। कब सुकरात बना, महिला का नाम अपाशिया था जिसने सुकरात को पढ़ाया और उसकी टीचर थी। ऐसे ही आपको बताऊं कि बौद्ध धर्म ने महिलाओं को बहुत ऊंचा स्थान दिया। तथागत बुद्ध की माता जी महाप्रजापति गौतमी को भिक्षु संघ में शामिल किया। तथागत बुद्ध की पत्नी शोधरा जी को भिक्षु संघ में शामिल किया। आम्रपाली जी की महिलाओं बुद्ध धर्म में आई, उन्होंने किया। और अशोक द ग्रेट की सुपुत्री संघमित्रा ने दीक्षा लेके श्रीलंका में बुद्ध धर्म फैलाया। ये भी महिलाओं की क्षमता। आपको एनडीए का नाम कितने लोगों ने सुना? एनडीए क्या है? क्या है एनडीए? वो पॉलिटिकल वाली एनडीए नहीं, ये पॉलिटिकल एनडीए नहीं, नेशनल बनाना एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी का नाम कितने लोगों ने सुना? ठीक है जी, 70 साल हो गए इसको बने हुए। 70 सालों से ये देश में जो मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स के अफसर बनते हैं, इसके थ्रू +2 के बाद एग्ज़ाम होता है, साइंस पे आधारित होता है, इसमें एग्ज़ाम होते हैं। वो उनको ट्रेनिंग 3 साल की दी जाती है पूना में। 3 साल की ट्रेनिंग में उनको सब कुछ समझाया जाता है। पिछले साल तक महिलाओं को पाबंदी थी कि एनडीए का एग्ज़ाम नहीं देते। पिछले साल तक आज़ादी के 70-75 साल हो गए, महिलाओं को ऊपर ये पाबंदी थी कि वो एनडीए का एग्जाम दें। लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, महिलाओं के लिए इस एनडीए के द्वार खुलने चाहिए। महिलाओं को, बच्चियों को एनडीए का एग्जाम देने की परमिशन मिला और 17 लड़कियों ने एनडीए का एग्जाम पास किया। 17 अभी 30 जून को उनका जो हुआ था सम्मेलन जिसमें उनको डिग्री दी गई, तो 17 लड़कियों ने एनडीए का एग्जाम पास करके एनडीए की शिक्षा ली। और देश में, दुनिया में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट, वाइस चांसलर सब महिलाएं। मैं महिलाओं की क्यों बात कर रहा हूँ? बाबा साहब ने कहा था कि समाज कैसा है, अगर उसको मापना है तो ये देखो कि उस समाज में महिलाओं की क्या हालत है, उनकी दशा क्या है, उससे आप जान जाओगे समाज अच्छा कि बुरा। तो महिलाओं में क्षमता है। हमें महिलाओं के लिए, उनको उड़ान भरने के लिए कोई पाबंदी न लगाएं, उनको सोचने पे कोई पाबंदी न लगाएं, उनकी पढ़ाई पे कोई पाबंदी न लगाएं, उनके सपनों पे कोई पाबंदी न, उनको उड़ने दें, सपने लेने दें, वो भी खुले और समाज भी आगे बढ़े। बस थोड़ा जल्दी करिए। शिक्षा का अगला पॉइंट, अगर आप आर्थिक समानता चाहते हो, आप आर्थिक उन्नति चाहते हो, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाता अभी, तो शिक्षा से आपको अच्छा रोजगार मिलेगा, आप आगे बढ़ते। इस देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हो, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू जो बाबा साहब ने सबको एक वोट का अधिकार दिया है, और लोकतंत्र को बचाना चाहते हो, मजबूत करना चाहते हो, ताकि लोग किसी लालच में, डर में वोट ना दें किसी को, अपने लॉजिक से, अपने दलील से सोच के वोट दें, तो लोकतंत्र मजबूत होगा। तो हमें डेमोक्रेसी के लिए भी शिक्षा जरूरी है। समाज को बराबरी, समता मुक्त समाज होना, तो भी शिक्षा बहुत जरूरी है। थोड़ी सी बात, दुनिया में शिक्षा कैसे फैली है। जर्मनी की 2 प्रांत हैं, उन्होंने, टाइम हो गया, जर्मनी के 2 प्रांत थे, कई प्रांतों पर 2 प्रांतों ने 1592 में कानून पास किया जर्मनी के कि मुफ्त और लाजमी शिक्षा दी जाएगी। दुनिया में एजुकेशन कैसे। फ्रांस ने 1881 में कानून पास किया कि मुफ्त और लाजमी शिक्षा दी जाएगी। 1881 में कानून पास किया। हमारे क्या कानून चल रहा है 1000 साल से? इसको नहीं शिक्षा, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, सिर्फ इतना सा कोई हिस्सा है उसके लिए शिक्षा है, बाकी सब निकम्मे हैं, बाकी सब अनपढ़ रहे हैं उनकी सेवा करने की।
आप इसका कंट्रास्ट देखो, कंपेयर करो, कहाँ लाजमी और फ्री शिक्षा दी जा रही है, कहाँ शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। और शिक्षा लेगा जिसको वंचिता उसके लिए वो अपराध होगा, तो कहाँ समाज आगे। जापान में 1872 में शिक्षा का लाजमी, मुफ्त और लाजमी शिक्षा का कानून बना। यूएसए में 1910 में लाजमी शिक्षा का कानून और मुफ्त शिक्षा का कानून बना। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में 1880 में मुफ्त और लाजमी शिक्षा का कानून बना। तो वो देश आगे बढ़े हैं। बाबा साहब ने गवर्नर जनरल को 1942 में मेमोरेंडम दिया है कि 2 लाख रुपए हमारे बच्चों को, ऐसी बच्चों की तकनीकी शिक्षा के लिए प्रावधान करो। 1 लाख रुपया बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहें ऐसी बच्चे तकनीकी शिक्षा के लिए, उसके लिए प्रावधान करो। और जो गवर्नमेंट की प्रिंटिंग प्रेस, रेलवे वर्कशॉप है, इन बच्चों को, ऐसी बच्चों को वहाँ ट्रेनिंग दो। और उन्होंने क्या किया, 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई, 1948 में सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स बनाया, 1950 में मिलिंद महाविद्यालय बनाया, 1947 में सिद्धार्थ नाइट स्कूल चलाया, 1953 में सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ कॉमर्स बनाया, 1955 में मिलिंद मल्टीपर्पज स्कूल बनाया, 1956 में सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ बनाया, और 1928 में डिप्रेस क्लासेस सोसाइटी बनाई दलित शिक्षकों की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई बच्चों में शिक्षा पैदा करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, 15, 16, 17 बराबरी है। संविधान के मुताबिक हम बराबर हैं, समाज में शायद बराबर नहीं है। संविधान सबको बराबर मानते हैं। ये संविधान में प्रावधान 15 आर्टिकल 14, 15, 16, 17 किया। आर्टिकल 17 में कहा कि अनटचेबिलिटी, स्पर्शता बंद हो जाए। 41, 45, 46 में शिक्षा का प्रावधान किया। उन्होंने लिखा था कि संविधान के लागू होने के 10 साल के भीतर 14 साल की उम्र के सब बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इस संविधान को लागू नहीं किया गया ठीक से। अगर 1950 में संविधान लागू हुआ था, 1960 तक 14 साल के सब बच्चों को शिक्षा दी जाती, तो आज देश और हमारा समाज आगे बढ़ गया। आर्टिकल 350 में अपनी मातृभाषा में शिक्षा की जो है उन्होंने प्रावधान किया था। और थोड़ा सा आपको जो कोरियाई शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मैं स्कूल शिक्षा की बात नहीं कर रहा। स्कूल शिक्षा के +2 के बाद 18 साल के बाद बच्चे कॉलेज जहाँ ITI या पॉलिटेक्निक में जाते हैं। 18 से 23 साल के बच्चे जो हायर एजुकेशन में जाते हैं, उसकी दिशा हमारी क्या है। 2021 में 28% बच्चे 18 से 23 साल की उम्र में हायर शिक्षा में जा रहे हैं। सिर्फ 28%, 72% बच्चे हायर एजुकेशन में नहीं जा रहे हैं। तो देश बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा आगे। आपको सोचने का विषय है। जहाँ 100 में से हायर एजुकेशन में 28% बच्चे जा रहे हैं, तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। महिलाएं भी 28% जा रही हैं, तो भी आगे नहीं बढ़ सकता देश। जब के ये 70-80% ना पहुँचे, कम से कम 70-80% तक। इसकी उदाहरण है दुनिया में दूंगा आपको अभी। ऐसी जो ओवरऑल क्रॉस एनरोलमेंट हायर एजुकेशन की 25% है, लड़कियों की 26% है, बहुत कम है। ट्राइब्स की ओवरऑल 21% है एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में, और लड़कियों की 20% है, जो कि बहुत कम है। इससे देश विकसित नहीं होता। 2.5% हायर एजुकेशन में जाने से देश कभी विकसित नहीं हो सकता। 200 साल लगेंगे, जब तक वो देश हमसे 1000 साल आगे निकले। हम कहाँ पकड़ पाएंगे। फिर जो बच्चे पढ़ते हैं, जब हायर एजुकेशन में जाते हैं, 34% बच्चे आर्ट्स, घर वाले कहते हैं और तू ले लिया जाए, ईजी है ना, आराम से पास हो जाएगा। जैसे कि पास होना ही क्यों। 34% से बच्चे आर्ट्स लेते हैं, साइंस सिर्फ 14% लेते हैं, कॉमर्स 13% लेते हैं, इंजीनियरिंग में सिर्फ 11%। ज़्यादा वो है कि सिविक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इसका इंटरेस्ट है पढ़ो। पर हमें इस नॉलेज सोसाइटी में जब AI का ज़माना है, साइंस, स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, ये स्टेम को रट्टा लगा लो, इसको फैलाओ कि स्टेम करना है, स्टेम करना है, स्टेम करना है, स्टेम करना है, साइंस करना है, टेक्नोलॉजी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है और मैथ करना है। ये सब्जेक्टों की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए।
ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो दुनिया की बता रहा हूँ, क्या क्या देशों की क्या हायर एजुकेशन में जा रही है। यूएसए की 80% बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं अमेरिका के, और हमारे जा रहे हैं 28%। 80 और 28 का 50% का फर्क है। और देश आगे बढ़ेगा या हम आगे बढ़ेंगे, या आप अंदाजा लगा। जर्मनी में हायर एजुकेशन वाले जाने वाले बच्चों की संख्या है 70%। यूके में 60%। चीन हमारे से 2 साल बाद 1949 में आज़ाद हुआ था, 1947 में आज़ाद हुआ। वहाँ भी 60% बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, 60%। ब्राज़ील जैसा लैटिन अमेरिका कंट्री है, वहाँ 51% बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, और हमारे 28%। इस 28% से हम कभी विकसित नहीं हो सकते, ना हम विश्व गुरु बन सकते हैं। विश्व चेले बन रहे हैं, विश्व गुरु नहीं बन रहे हैं। हम दूसरों को फॉलो कर रहे हैं, जो आविष्कार दुनिया में होते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। हमारे आविष्कार कहाँ हैं? वो तभी होंगे जब हमारे मैक्सिमम बच्चे हायर एजुकेशन में जाएंगे। तो अब सिर्फ हमें यही बेनती है, स्टेम की तरफ जाओ, ITA में जाओ, पॉलिटेक्निक में जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ, टेक्नोलॉजी में जाओ, मैथ में जाओ, एग्रीकल्चर में जाओ, लॉ में जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो, वेटनरी में जाओ, फार्मेसी, जितने भी ये टेक्निकल कोर्सेज हैं, तब आपको नौकरी मिलेगी और आपका काम भी अच्छा बढ़ेगा। तो साथियों, बाबा साहब का जो संदेश है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। शिक्षित हो जाओ और दहाड़ने लगो। शिक्षित हो के वो कमज़ोर कॉवर्ड मत बनो, दहाड़ो कि मैं शिक्षित हूँ, और दुनिया आपकी दहाड़ सारे गांव में, सारे शहर में जाए। वो दहाड़ अकेली चीखने से नहीं, आपके काम से, आपकी विद्वता की रोशनी से जाए। वाल्मीकि ने दिखा दिया था कि मैं पेन है जो, और तलवार से भी ताकतवर, अपनी पेन से उन्होंने इतना कुछ लिखा। और ये हमें सीखने की जरूरत है कि कलम में ताकत है। कबीर जी ने के 2 दोहे हैं शिक्षा के ऊपर, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाँव, बलिहारी गुर अपने जिसने गोविंद जी मिलाए। वो अपने टीचर की प्रेज करते हैं कि अच्छा टीचर हो जो उस बच्चे को शिक्षा दे। उनका दूसरा दोहा है, जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पीछे छोड़ दो ज्ञान। रविदास जी ने कहा है, रविदास विपर ना पूजिए। विपर का मतलब क्या है, कोई बताएगा? कोई बताए विपर का मतलब क्या है? ब्राह्मण। अब यही नहीं पता, हम रविदास के बारे में भी नहीं जान रहे, हमारे लिए शर्म की बात। रविदास जी, रविदास विपर ना पूजिए, रविदास ब्राह्मण की पूजा मत करो जो होवे गुणहीन। रविदास विपर ना पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए पैर चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। वाह, उन्होंने शिक्षा की बात की है। फूले स्वीकरी बाई जी ने बात की है शिक्षा की। तो शिक्षा के लिए चाहिए एक ही बात, जो कबीर का दोहा है, कबीर साहब का दोहा है, सतगुरु कबीर जी का दोहा है। एक तो उनका दोहा है, रस कर्त कर्त अभ्यास पे, पता होगा लोगों, मैं रिपीट कर देता हूँ। कर्त कर्त अभ्यास पे जड़मत हो सुजान। जिसको कम समझ आन पड़ा वो भी सज्जन अच्छा विद्वान बन जाता। कर्त कर्त अभ्यास पे जड़मत हो सुजान। फिर उदाहरण देते हैं कैसे, जो रस्सी आवत जात पे सिल पर हो निशान। एक सूतल की रस्सी पत्थर पे भी निशान डाल देती है, इंसान की तो फिर क्षमता है। कर्त कर्त अभ्यास पे जन्मत हो सुजान, जिनो रस्सी आवत जात पे सिल पर हो निशान। मेहनत भाव, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। दूसरा उनका दोहा है, कल करने सो आज कर, आज करने सो अब। क्योंकि कल को कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी मेरा ये हो रहा है, अभी मेरा जो हो रहा है, आज मैं ठीक नहीं है ना। कल करने सो आज कर, आज करने सो अब। पल में पढ़ लो आएगी, बहुत करेगा कब। मेहनत की बात। साथियों, इसी के साथ मैं कहूँगा, पढ़ने के लिए बच्चों को डिटर्मिनेशन रखें, वह दृढ़ निश्चय हो, ग्रिट धैर्य हो, परसिवियरेंस दृढ़ता हो, विल पावर इच्छा शक्ति हो, और कोई भी दिक्कत है उसका एक ही इलाज है, वर्क हार्ड, हार्ड वर्क, वर्क हार्ड, हार्ड वर्क, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड।
और दुनिया में इच्छा शक्ति के उदाहरण बाबा साहब से, ज्योतिबा फूले जी से, रविदास जी से, कबीर जी से, रमाबाई जी से, बुद्ध से बड़ी कोई उदाहरण। आप में इच्छा शक्ति है तो आप उड़ सकते हो, दुनिया को सुना सकते हो। इसी के साथ सबको बहुत बहुत साधुवाद, आप सबको मुबारक। जय भीम। जोर से लगा, जय भीम। जोर से जय भीम। आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय जिसके कारण गंगा बचे दुनिया में भारत की शान। भीमराव ने, बाबा साहब ने, भीमराव ने रचा देश का बड़ा अनोखा संविधान। भीमराव ने रचा देश का बड़ा अनोखा संविधान। किसी बीमारी ना कोई पानी जावेगा। मानस दीन दुखी है लोगों, हर कोई आंख दिखावेगा। मानस दीन दुखी है लोगों, हर कोई आंख दिखावेगा। जन जन एक समान बना के, जन जन एक समान बना के, घर गजब का किया विधान। भीमराव ने, बाबा साहब ने, भीमराव ने रचा देश का बड़ा अनोखा संविधान। भीमराव ने रचा देश का बड़ा अनोखा संविधान। ऐसे तो आप लोगों को भी नींद आती है, ऐसे नहीं ताली बजा करके आप सबने साथ देना है। भीमराव ने रचा देश का बड़ा अनोखा संविधान। अधिकार नहीं था तो लड़का मर गिनती ना थी। कोटा में रोटी तक ने दर्शा करके आज खेल रे नोटा में। रोटी तक ने दर्शा करके आज खेल रे नोटा में। पशुआ तेई निशान बना के, पशुआ तेई निशान बना के, खड़ा गजब का दिया विधान। भीमराव ने रचा देश का बड़ा अनोखा संविधान। भीमराव ने रचा देश का बड़ा अनोखा संविधान। एक बार दोनों हाथ खोलो, आप सब मेरे साथ बोलोगे, खोल के हाथ ताड़ी बजा कर। क्या? भीमराव ने रचा देश का बड़ा अनोखा संविधान। बाबा साहब ने रचा देश का बड़ा अनोखा संविधान। तेरी जय हो भीम महान, तेरी जय हो भीम महान, तूने बना दिया संविधान। तेरी जय हो भीम महान, तेरी जय हो भीम महान, तेरी जय हो भीम महान।
और देर से आप बैठे हो और आप सुन रहे हो लगातार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।